नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पे। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के आपके 10 मिनट करंट अफेयर शो के साथ। और सबसे पहले हम इस शो को शुरुआत करेंगे गुड फ्राइडे 2026 से। ये इस बार मनाया गया 3 अप्रैल 2026 को। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे बनाया गया। अब ये दिन गुड फ्राइडे का महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी दिन जो ईसा मसीह जी थे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि ये मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान है। अब ये तारीख जो है वो हर साल परिवर्तित होती रहती है क्योंकि ये चंद्र है ना, मून कैलेंडर जो है उस पर आधारित होता है। तो ये 20 मार्च से लगभग 20-22 अप्रैल तक के बीच में किसी भी दिन आ जाता है। क्लियर है? तो इसी के बाद जो संडे आता है उसको हम ईस्टर संडे के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उसको हम ईस्टर संडे क्यों बोलते हैं? क्योंकि माना जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वो 2 दिन बाद यानी कि फ्राइडे को सूली पर चढ़ाया गया था और संडे को वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मनाई जाती हैं। अगर हम बात करें ईसाई धर्म के बारे में, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो ईसा मसीह को माना जाता है। इनका जन्म स्थान जेरूशलम है। अगर हम बात करें पवित्र ग्रंथ की तो वो बाइबल हो जाता है। और अगर हम बात करें एक पवित्र त्योहार की तो 25 दिसंबर को आपका मैरी क्रिसमस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर यहीं पर हम एक बात करें वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी जो है वो रोमन कैथोलिक ईसाई जो होते हैं इनका सबसे बड़ा जो है वो केंद्र होता है। विश्व का सबसे छोटा जो देश है ना वेटिकन, वहां पे जो पोप का निवास स्थान होता है। पोप क्या होते हैं? ईसाई धर्म के सर्वोच्च जो धर्मगुरु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोप बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली योजना को बंद करके लखपति बिटिया योजना को है शुरू किया है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान। तो यहां पर आपका सही आंसर होता है भैया नई दिल्ली। नई दिल्ली ने क्या किया है? नई दिल्ली में एक योजना चल रही थी जिसका नाम था लाडली योजना। लाडली योजना को परिवर्तित करके किस नाम से डाल दिया गया है? इसको हमने डाल दिया आपका जो लखपति बिटिया योजना। क्या नाम कर दिया इसका हमने? लखपति, है ना, लखपति बिटिया योजना। इसमें जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बिटियां हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके लिए एक आर्थिक सहायता का जो है वो काम किया जाएगा। इसमें कुल जो सहायता है, ठीक है, कुल जो सहायता है वो अलग अलग किस्तों में प्रदान की जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो जब बेटी का जन्म होगा तो 11,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, कब? जन्म के समय 11,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद उसके कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी और 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने पर 25,000 रुपए तक और जो है प्रदान किए जाएंगे। अगर यहाँ पर आप मेच्योरिटी पर लाभ लेंगे तो लगभग आपको 1,20,000 रुपए जो है वो मिल जाएंगे ब्याज के साथ। इसके लिए जो पात्रता है वो पात्रता ये है कि जो फैमिली है, फैमिली की जो पारिवारिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? वो 1.2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 1.2 लाख सालाना यानी कि ईयरली होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये परिवार में अगर 2 बेटियां हैं यानी कि 2 बेटी तक ही मिलेगा, तीसरी बेटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ गए भैया? तो अच्छा, एक कंडीशन और है कि ये कहां पर है? दिल्ली में है। तो जो निवास है वो 3 साल का कहां पर हो? दिल्ली में हो। जन्म और 3 साल का निवास दिल्ली में होना चाहिए। अच्छा, ये बात करते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली के संस्थापक की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि तोमर वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था और उस समय दिल्ली का नाम क्या था? उस समय जब इन्होंने दिल्ली का स्थापना करा तो इसका नाम था ढिल्लिका। क्या नाम था? ढिल्लिका इसका नाम था। ठीक है ना? क्या नाम रखा गया? ढिल्लिका इसका नाम रखा। अनंगपाल तोमर ने यहां पर क्या कर दिया? यहां पर इसको बसा दिया। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। हालांकि उसके पहले जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफी टाइम तक दिल्ली पर राज करती है।
ठीक है। अब इसके बाद इसको नेशनल कैपिटल का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है, एनसीटी का जो दर्जा दिया जाता है वो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद बात करें यहां पर तो लोग जो कुल सीटें हैं विधानसभा की 70 और लोकसभा की 7 सीटें यहां पर हो जाती हैं। तो दिल्ली की अगर बात करें तो विधानसभा की यहां पर 70 सीटें हैं और अगर लोकसभा की बात करें तो बस हमें 0 हटा देना है, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हो जाती हैं। यहां पर जो शासन चलाया जाता है वो एलजी के द्वारा, यानी कि जो आपके उपराज्यपाल होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होते हैं, ठीक है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में रेखा गुप्ता जो है ये यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो योजना है तो एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इसको चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। और ऐसे ही एक है लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब यहां पर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इन दोनों डेट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है भैया लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 जो पारित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नए आपराधिक कानून बनाना, छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आयकर की दरों में वृद्धि करना या फिर नए मंत्रालयों का गठन करना। तो देखिए हमारा जो अभी सत्र चला इसमें क्या पास करा गया? इसमें पारित किया गया जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, ठीक है। लोकसभा में ये पारित हो गया है। कब पारित हुआ? 1 अप्रैल को पारित हो गया, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो 2 चीज याद रखिएगा, एक क्या है? ईज ऑफ डूइंग, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और ईज ऑफ लिविंग, यानी कि, है ना, ईज ऑफ लिविंग। इन दोनों को, है ना, इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को उन्नत करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। इन दोनों को उन्नत करना है, बढ़ावा देना है। अब इसमें बदलाव क्या होगा? तो जो बहुत छोटे छोटे अपराध होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, या फिर छोटी मोटी जो तकनीकी गलतियां होती हैं उसके लिए क्या हो जाएगा? सजा को समाप्त किया जाएगा, सिर्फ जुर्माना यानी कि आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उनके ऊपर जो भारी भारी बोझ है केसेस का वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही टोटल जो संशोधन किए गए इसमें, ठीक है, इसमें टोटल 784 प्रावधान में संशोधन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। कितने? 784, है ना, जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया है। जो एमएसएमई है यानी कि आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, इनको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। बात समझ में आ गई भैया? आगे आ जाओ, यहां पर कुछ जानते हैं। तो जैसे भारत की संसद में यह पेश किया गया, तो संसद के अंग होते हैं भैया, कौन होता है? सरला होता है, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 हो जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है। लोकसभा में 2 सदन होते हैं, सॉरी, लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं। इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 81 में किया गया है, यह निम्न सदन होता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। अब बात करें अगर विधेयक की, तो विधेयक जो है वो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा वो कभी भी कानून नहीं बनता है, ये बताया गया है आपके आर्टिकल 111 में। इसके साथ ही अगर आप धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में बोला गया और यह भी बताया गया कि कोई भी धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कहां पर आएगा? लोकसभा में पास किया जाए, मतलब पेश किया जाएगा। इसके साथ ही अगर संयुक्त बैठक की बात करें, ज्वाइंट सिटिंग की बात करें, तो अनुच्छेद 108 बताता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, लेकिन कब? जब दोनों सदनों में प्रतिरोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो। और इसको बुलाएगा कौन? इसको बुलाएंगे राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करने का काम करते हैं आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो। अगर हम बात करें संसद के सत्र की, तो संसद के टोटल 3 सत्र होते हैं, BMW यानी कि बजट, मानसून और विंटर, ठीक है, ये 3 सत्र होते हैं। यहां पर अगर बात करें कोरम,
तो जो कोरम होता है इसको हम गणपूर्ति बोलते हैं, यानी कि सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिस पर सदन चलेगा। कमेंट करके बताइएगा कि वो न्यूनतम संख्या कितनी होती है। बात समझ में आ गई भैया? आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि हाल ही में भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्य ने अपने दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो भैया ये समझौता करने वाला जो स्टेट हो जाता है वो हो जाता है मेघालय। मेघालय ने स्टारलिंक के साथ ये समझौता करा है। ठीक है, मेघालय ने बोला कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर नेटवर्क की पहुंच जो है वो बहुत कम है, इसके लिए स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है और मेघालय गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक MOU क्या है, हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर हो गया, ये लॉन्च हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। यहां पर क्या है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स की मदद से वहां पर तेज इंटरनेट की पहुंच जो है वो प्रदान की जाएगी। अब इसका जो फायदा है वो बहुत क्षेत्रों में लगभग जैसे मेडिसिन का क्षेत्र हो जाता है, जैसे आपका आधुनिक एजुकेशन है, जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, या फिर ई गवर्नेंस हो जाता है, इन सब चीजों में इसका फायदा वहां पर मिलने वाला है। क्लियर है? आइए बात करते हैं यहां पर मेघालय और स्टारलिंक के बारे में। ठीक है, तो जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय को हम क्या बोलते हैं? मेघालय को हम बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या बोलते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। भैया मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। क्या है? बादलों का घर। और यहीं पर एक जगह है मासिन राम, ये जरूर याद रखना। क्या है? मासिन राम। और मासिन राम क्या हो जाता है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है ना? क्या होता है ये? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। बात समझ गए? सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मासिन राम में होती है। अगर आप बात करें स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क जो विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, इनकी कंपनी है। और ये क्या करते हैं? ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है स्टारलिंक। ठीक है, इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स को क्या किया है? स्थापित किया है, जिससे बहुत तेज और सुगम इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इनकी सैटेलाइट जो है वो स्थापित की गई हैं। अगर बात की जाए यहीं पर मेघालय की, तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन दोस्त किया गया था 1972 में। ठीक है, इसको हमने कब स्थापित करा था? 1972 में एक नए राज्य के रूप में मेघालय की स्थापना जो है वो करी गई थी। बात समझ में आ गई भैया? आगे चला जाए। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर नोकरेक नेशनल पार्क भी मिल जाता है आपको। अगले सवाल पर आ जाइएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी युद्धपोत INS मालवन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? अब यहां पर अगर आप बात करें INS मालवन के बारे में, ठीक है, तो इसको दे दिया गया है भैया किसे? इसको दे दिया गया है भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना इसको पा चुकी है। ये कैसा है? ये आपका पनडुब्बी रोधी हो जाता है। क्या होता है? ये आपका पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हो जाता है। बात समझे भैया? कैसा है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसका जो निर्माण किया है इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया है। बात समझ गए? किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। क्लियर है? तो इसे ये अपनी श्रृंखला का दूसरा पोत है। पहला कौन सा है? पहला है INS माहे। ठीक है, क्या है? INS माहे। और दूसरा कौन सा है? INS मालवन। ठीक है, तो ये दो यहां पर बन चुके हैं और इसको नौसेना को सौंप दिया गया है। ये किसकी जगह लेगा? तो एक पुरानी अभय श्रेणी की जो यहां पर फ्रिगेट है उसका ये जगह लेगा। तो इसको सौंप दिया गया भारतीय नौसेना को। अब आइए बात करते हैं नाम और इतिहास की। तो महाराष्ट्र का जो ऐतिहासिक शहर मालवन है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये एंटी सबमरीन वारफेयर है, यानी कि दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसको ये निशाना बनाएगा।
छत्रपति महाजी जो शिवाजी थे, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनको बोला जाता है कि ये भारतीय नौसेना के जनक थे। इन्होंने पहली बार इंडिया में नौसेना एस्टेब्लिश करी थी, है ना। अगर यहीं पर बात करें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के याद में हम 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं दोस्तों, नौसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप बात करें कोचीन शिपयार्ड की, तो ये 1972 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1972 में स्थापित किया गया था। और ये भारत का सबसे बड़ा शिपिंग कॉरपोरेशन है जो जहाजों का, पानी की जहाजों का निर्माण करता है। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, केरल में स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। अगर हम बात करें भारत का एक युद्धवाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, तो ये भारत की जो जल सेना है, जो नौसेना है, उसकी आन बान शान होता है। यहीं पर अगर हम बात करें जो आपका पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। दक्षिणी का कमान कहां पर है, कोच्चि में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने हाल ही में अप्रैल 2026 की फीडे रेटिंग के अनुसार किस देश की शीर्ष नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। तो अगर इनकी हम बात करें तो ये कहाँ की है भैया, है ना, फीडे रेटिंग में इन्होंने कहाँ का है, ये आपकी ब्रिटेन की है। कहाँ की है, ब्रिटेन की है। और ये वैसे कैसी हैं, ये भारतीय मूल की हैं। तो इन्होंने एक नया जो इतिहास है वो रचा है। मात्र इनकी जो आयु है अभी अगर आप देखेंगे तो इनकी मात्र आयु अभी 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय महासंघ की जो फीडे रेटिंग होती है उसमें ये ब्रिटेन में पहले नंबर पर आ गई हैं। इनका नाम है बोधना शिवानंदन। तो आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। नाम क्या है, बोधना शिवानंदन। और ये कहाँ की हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किस देश से हैं, ब्रिटेन से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, ब्रिटेन से हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की है। ठीक है ना, कैसी है, भारतीय मूल की है। अगर इनके बात करें उम्र की, तो इनकी जो एज है वो एज मात्र 5 वर्ष की एज है। ठीक है ना, मात्र 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है। इन्होंने ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को भी हराया है। ठीक है, जो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। 2024 का जो चेस ओलंपियाड था वहां पर भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। बात क्लियर है भैया, आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलेंगे, चलिए आगे आ चाहिए। अगर बात करें शतरंज की, ठीक है, शतरंज की बात करते हैं। शतरंज को चतुरंग भी बोला जाता है और इसकी जो खोज हुई थी वो भारत में हुई थी। शतरंज की खोज कहां पर हुई थी, भारत में हुई थी। अगर फीडे की बात करें तो फीडे जो होता है वो किसका होता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको बोला जाता है। ये दुनिया भर में जो चेस होता है इसको, चेस प्रतियोगिताओं की देखरेख करता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये जो फीडे रैंकिंग है ये भी यही जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड। कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो थे आपके विश्वनाथन आनंद। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है ना, तो ये 2 लोग हैं, इनकी आप लोग, है ना, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें जो चेस बोर्ड होता है, ये इस चेस बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं, तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 64 होते हैं। ठीक है, कितने, 64। तो आधा आधा होगा, 32 सफेद होगा, 32 काला होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, प्यादे होते हैं, प्यादों के बाद राजा, वजीर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, है ना, ये सारे होते हैं। ठीक है, और सब कितने होते हैं, 2-2 होते हैं, 2-2 करके। ठीक है ना, सब कितने हो गए, 2-2 करके हो जाते हैं। आगे चलिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आपकी जो नौसेना है इसमें बहुत सारे हुए हैं,
तो एक एक करके सबको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण कमान के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, दक्षिण कमान के बारे में। तो दक्षिण कमान कौन है, आपके लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, संदीप जैन जी को बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी कमान की। तो पूर्वी कमान का जो कार्यभार सौंपा गया वो किसको सौंपा गया है, वो सौंपा गया आपके लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन को, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको सौंपा गया, वीएमबी कृष्णन को सौंपा गया है। इसके बाद ही बात करें अगर पश्चिमी कमान की, तो पश्चिमी कमान का जो कार्यभार है वो किसको सौंपा गया, तो वो पुष्पेंद्र सिंह को सौंपा गया है, ठीक है। तो इन तीनों व्यक्तियों के नाम को आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली ये भी याद रखना। तो संदीप जैन ने धीरज सेठ की जगह ली, आपके वी कृष्णन जी ने आर.सी. तिवारी की जगह ली, है ना। तो इनको याद रखिएगा आप सारे लोग, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ पर कुछ जो भारतीय नौसेना है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो टोटल कितनी कमान है, 7 कमान है, 6 ऑपरेशनल है और 1 ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी कमान कहाँ है, चंडी मंदिर, है ना। पश्चिमी कमान कहाँ है, चंडी मंदिर, ठीक है। पूर्वी कहाँ है, कोलकाता। दक्षिणी कहाँ है, ठीक है, दक्षिणी कहाँ है आपका पुणे, और उत्तरी कहाँ है, उधमपुर। तो इनको आप लोग याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। ये हमारा किसका है, भारतीय थल सेना का है। जल सेना का अलग है, ठीक है ना, जल सेना का अलग है, उसको याद रखिएगा। ये किसका कमान है, ये सारी थल सेना के कमान है। अगर हम बात करें सेना दिवस की, तो हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है वो मनाते हैं। इनका जो ध्येय वाक्य है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद के पहले सेवा, ठीक है। अब यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान है। और जो कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि यहाँ पर कोविंद जी की फोटो लग गई है, यहाँ पर मुर्मू जी की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। चलिए हमारा सवाल यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप एसएससी और रेलवे दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास है उत्कर्ष का मास्टर पास, आप यहाँ से एनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अलग से, उनके लिए रेलवे उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको रेलवे से संबंधित सारी जानकारी, सारे पेपर्स की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाएगी। इसके साथ ही दोस्त उत्कर्ष कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, इसमें आपको अब पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग का भी मौका मिल रहा है। इसमें आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मंथली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड से मिलेगा, आपकी स्किल को डेवलप किया जाएगा और आप स्टार फैकल्टीज जो हैं उत्कर्ष के, उनके साथ आपको, है ना, इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा। आप जो भी यहाँ पर, है ना, ये सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, बस आपको ये QR कोड स्कैन करना है और सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।